सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने सदिशों का समाकलन, उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े, उन पर आधारित क्वेश्चंस भी किए। अब उससे आगे बढ़ते हैं। रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल। किसी भी रेखा के अनुदिश जो समाकलन होता है वही रेखा समाकलन कहलाता है, लाइन इंटीग्रल कहलाता है। जैसे अपन पहले करते थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये एक्स एक्सिस के अनुदिश समाकलन होता है। अब एक्स एक्सिस के अनुदिश के अलावा कोई भी कर्व दे रखा हो, जैसे ये कर्व दे दिया आपको आर बराबर फंक्शन ऑफ टी, वाई बराबर एफ एक्स भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। ये कर्व है, इसके अलोंग आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो अपन क्या करें, जब कोई भी पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पर अगर उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, तो स्पर्शरेखा की दिशा में लेना पड़ेगा आपको। और स्पर्शरेखा की दिशा में जैसे आर बराबर एफ टी दे रखा है, ये डिस्टेंस यहाँ कर्व के ऊपर तो एस से नापते हैं। जैसे फिक्स पॉइंट हो गया ए से पी तक अगर डिस्टेंस एस है और पोजीशन वेक्टर अपन आर से लेते हैं, तो जो स्पर्शरेखा है इसके अनुदिश यूनिट वेक्टर आप जानते हैं कितना होता है, डी आर ओवर डी एस। तो कोई भी फंक्शन है एफ, अगर इस कर्व के अलोंग उसको इंटीग्रेट करना है तो इस कर्व के अनुदिश उसका घटक लेना पड़ेगा। कर्व के अनुदिश यानी कि उस कर्व के स्पर्शरेखा के अनुदिश लेना पड़ेगा। स्पर्शरेखा के अनुदिश यूनिट वेक्टर होता है डी आर ओवर डी एस। तो कोई भी फलन हो गया एफ आर, तो एफ आर का इसके अनुदिश घटक कितना हो जाएगा, एफ आर डी आर ओवर डी एस। ये अपन पहले कई बार देख चुके हैं। कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, सपोज कोई वेक्टर बी है ये, और इस बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। ये कोई भी डायरेक्शन है, सपोज ओ एक्स डायरेक्शन है और इससे एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, बी कॉस ऑफ थीटा। बी कोई भी वेक्टर है और वो ओ एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजोल्व पार्ट घटक कितना होता है, वी कॉस ऑफ थीटा। अब वी कॉस ऑफ थीटा कैसे लाएं, अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सपोज ए कैप है, तो वी डॉट ए कैप करेंगे तो क्या आएगा, बी का मॉडुलस आएगा, ए कैप का मॉडुलस आएगा और दोनों के बीच में एंगल का कोसाइन आएगा, यानी कि बी कॉस थीटा आ जाएगा। और बी कॉस थीटा क्या होता है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कितना हो गया, बी डॉट ए कैप। यानी कि किसी भी वेक्टर बी का वेक्टर ए कैप की डायरेक्शन में घटक लेना हो तो वी डॉट ए कैप होता है। तो अपन क्या कह रहे हैं, ये कर्व दे रखा है आर बराबर एफ टी, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आप पहले से जानते हैं, डी आर ओवर डी एस होता है। अब ये वेक्टर फंक्शन एफ आर है, एफ आर का स्पर्शरेखा की दिशा में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ आर डॉट स्पर्शरेखा की दिशा में यूनिट वेक्टर आप जानते हैं डी आर ओवर डी एस होता है। तो ये एफ आर डॉट डी आर ओवर डी एस फंक्शन एफ आर का स्पर्शरेखा की दिशा में घटक हो गया। अब आपको क्या चाहिए, समाकलन, तो समाकलन यही लिख देते हैं। तो स्पर्शरेखा के अनुदिश समाकलन कितना हो जाएगा, एफ आर डॉट डी आर ओवर डी एस, ये तो उसका घटक हो गया, इंटू डी एस। और कर्व का नाम अगर सी दे दें तो इस वक्र के अनुदिश समाकल हो गया, यानी फलन एफ आर का वक्र सी के अनुदिश, इसका नाम दे दिया आपने सी, तो सी के अनुदिश इंटीग्रल कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डॉट डी आर ओवर डी एस इंटू डी एस। और इसको फिर दोबारा लिखना चाहें तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डॉट डी आर एलोंग द कर्व सी। ये वक्र सी के अनुदिश फलन एफ आर का लाइन इंटीग्रल हो गया। दोबारा से देखें एक बार, क्या कह रहे हैं अपन, किसी भी वक्र के अनुदिश प्राप्त जो समाकलन होता है वो उस वक्र के अनुदिश रेखा समाकलन कहलाता है। अब अगर ये कर्व दे दिया, इस कर्व का नाम आपका सी है, तो सी के अनुदिश फंक्शन एफ आर को डिफरेंशिएट करना है आपको। तो फंक्शन एफ आर को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, पहले एफ आर को इस वक्र के स्पर्शरेखा के अनुदिश घटक लें पहले, और घटक लेंगे तो वो कितना आता है, एफ आर डॉट स्पर्शी की दिशा में यूनिट वेक्टर, स्पर्शी की दिशा में यूनिट वेक्टर डी आर ओवर डी एस है। तो ये तो एफ आर फलन का कंपोनेंट हो गया इस दिशा में, और बस तो यही अपन ने लिख दिया। इंटीग्रल कितना हो जाएगा,
इस फलन का स्पर्शी की दिशा में घटक ds, इंटीग्रल का साइन आ गया, तो ये वक्र के अनुदिश है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ FR dr, बस यही इंटीग्रल हो गया अलोंग द कर्व C। इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपन फिर। रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल, किसी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकल कहते हैं। माना FR एक सतत सदिश बिंदु फलन है और बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश सदिश फलन FR का घटक FR डॉट dr ओवर ds है। ये क्यों हो गया, क्योंकि आप जानते हैं स्पर्शी के एलोंग स्पर्शी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर dr ओवर ds होता है। तो ये फलन FR का घटक कितना हो गया वक्र के अनुदिश या स्पर्शिका के अनुदिश FR डॉट dr ओवर ds। तब समाकल इंटीग्रेशन ऑफ FR डॉट dr ओवर ds इंटू ds या सिंपली FR डॉट dr ये हो गया। और किसके अलोंग ले रहे हैं अपन, कर्व C के अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ C लिख दिया। तो ये जो कर्व, ये जो इंटीग्रल आया इंटीग्रेशन ऑफ FR डॉट dr सदिश फलन FR का वक्र C के अनुदिश रेखा समाकलन कहलाता है। ये है, एक बार और पढ़ लेते हैं। एन इंटीग्रल इवेल्यूएटेड अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल, यानी कर्व के अलोंग जो इंटीग्रल होगा, कर्व के अनुदिश, ये कर्व C है, इसके अनुदिश कोई भी इंटीग्रल लेंगे तो वो लाइन इंटीग्रल कहलाता है। लेट FR be a continuous vector point function and if component of vector function FR along tangent at point P is FR dot dr over ds, then integral FR dot dr over ds bracket close ds along the curve C, or you can say integration of FR dot dr along the curve C is called line integral of function FR along the curve C। ये C के अलोंग लाइन इंटीग्रल कहलाता है। फिर आता है रेखा समाकलन का कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म। अभी क्या लिख रहे थे, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल था इंटीग्रेशन ऑफ FR डॉट dr अलोंग द कर्व C। अब अपन मान लें कि सपोज FR जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, उसके कंपोनेंट ले लेते हैं अपन F1 F2 F3। सपोज वेक्टर फंक्शन FR इक्वल टू F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप है। और वेक्टर R आप जानते ही हैं xi कैप, यहाँ R कितना होता है, R करंट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, यानी कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो देयरफॉर dr कितना हो गया, फिर dr बराबर हो गया आपके पास dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। तो FR और dr की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी इसकी। यहाँ लिखा आपने F1 i कैप, F1 F2 F3 निश्चित रूप से क्या होंगे, x by z के फंक्शन होंगे। F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप, ये आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, इसको प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं अपन, कितना आ जाएगा, F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। ये आपका इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। क्या लिखा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकलन का कार्तीय रूप। तो FR जो फंक्शन दे रखा था उसको ij के पदों में लिखा और dr की जगह क्या लिख दिया, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप, दोनों का एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट किया, ये आ गया। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। रेखा समाकलन का कार्तीय रूप आ गया, बेहद आसान। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को, रेखा समाकलन का कार्तीय रूप, रेखा समाकल का कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन इंटीग्रल। माना कैपिटल FR इक्वल टू F1 ti कैप प्लस F2 tk j कैप प्लस F3 tk कैप है, और dr इक्वल टू dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप, जहाँ r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है। तब FR डॉट dr ये आ गया F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। अगेन लेट FR इक्वल टू दिस, एंड ये t के फंक्शन नहीं लिखेंगे आप यहाँ, क्यों, dx dy dz है,
तो ये टी के फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर एक्स वाई जेड तीनों ही टी के फंक्शन होंगे तो नीचे भी अपन उसको लिखेंगे। अभी अपन ने टी के फंक्शन नहीं लिया है यहाँ आपने। तो एफ आर हो गया f1i कैप प्लस f2j कैप प्लस f3k कैप, और डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, जहाँ आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तब इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डी आर बराबर f1 डी एक्स प्लस f2 डी वाई प्लस f3 डी जेड, ये आ गया। तो इसका लाइन इंटीग्रल का कार्टेशियन रूप आ गया, कार्तीय रूप आ गया। परिसंचरण, परिसंचरण क्या होता है? किसी वक्र के अनुदिश कोई भी, जैसे फंक्शन हो गया आपका एफ फंक्शन है, और एफ फंक्शन का किसी बंद वक्र के अनुदिश जो समाकलन है, बंद वक्र जैसे सी वक्र दे दिया तो इसके अनुदिश जो समाकलन आएगा, बल्कि लाइन समाकलन आएगा, इसका जो मान आता है वही क्या कहलाता है? इसका वक्र के चारों ओर परिसंचरण कहलाता है, ये सर्कुलेशन कहलाता है। दोबारा से, किसी सदिश एफ के बंद वक्र के अनुदिश समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी, उस सदिश फलन का इस बंद वक्र के चारों ओर परिसंचरण यानी सर्कुलेशन कहलाता है। दोबारा से, कोई भी सदिश एफ है और कोई क्लोज कर्व सी है, तो क्लोज कर्व के चारों ओर ये जो समाकलन आएगा लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये वक्र एफ का नहीं, फलन एफ का वक्र के चारों ओर, सदिश फलन एफ का वक्र सी के चारों ओर परिसंचरण कहलाता है। यही पढ़ लेते हैं एक बार आप। सदिश एफ के किसी बंद वक्र के अनुदिश समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी अलोंग द कर्व सी को सदिश एफ का बंद वक्र सी के चारों ओर परिसंचरण कहते हैं। अगेन, द इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एफ अलोंग ए क्लोज कर्व सी, दैट इज integration of f dot dr is called the circulation of function f round the closed curve c। ये आपका सर्कुलेशन कहलाता है। किस कर्व के चारों ओर? जो कर्व c दे रखा है, जो भी क्लोज कर्व होगा उसके चारों ओर। ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। अघूर्णीय सदिश रोटेशनल वेक्टर, यदि किसी क्षेत्र में एक सदिश बिंदु फलन का परिसंचरण उस क्षेत्र में स्थित किसी भी क्लोज कर्व के सापेक्ष लें और वो कैसा हो जाए? जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? अघूर्णीय सदिश कहलाता है। दोबारा से, यदि किसी सदिश क्षेत्र में एक सदिश बिंदु फलन एफ, सदिश बिंदु फलन एफ ले लेते हैं अपन, इसका वो निकालें क्या? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन परिसंचरण किसी भी क्लोज कर्व के अलोंग, और वो जीरो आ जाए, तो ये सदिश क्या कहलाएगा? इर्रोटेशनल वेक्टर कहलाएगा, अघूर्णीय सदिश कहलाएगा। दोबारा पढ़ते हैं इसी को। यदि किसी क्षेत्र में एक सदिश बिंदु फलन एफ का परिसंचरण उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बंद वक्र के चारों ओर शून्य हो, तब ये सदिश एफ अघूर्णीय सदिश कहलाता है। अगेन, इफ द सर्कुलेशन ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैपिटल एफ अलोंग एवरी क्लोज कर्व इन ए सर्टेन रीजन इज जीरो, सर्टेन रीजन आर इज जीरो। यहाँ क्षेत्र नहीं लिखा, कोई भी क्षेत्र ले लें अपन आर, उसमें कोई भी कर्व हो, क्लोज कर्व, उस क्लोज कर्व के चारों ओर आपका परिसंचरण निकालें, सर्कुलेशन निकालें, वो जीरो आ जाए, तो वेक्टर फंक्शन एफ इज कॉल्ड इर्रोटेशनल वेक्टर फंक्शन इन द रीजन आर। दोबारा से, यदि किसी क्षेत्र आर में, किसी रीजन आर में एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन सदिश बिंदु फलन कैपिटल एफ है, उसका किसी भी क्लोज कर्व के सापेक्ष या किसी भी क्लोज कर्व के चारों ओर जो परिसंचरण निकालें और वो जीरो आ जाए, तो वो सदिश क्या कहलाएगा? अघूर्णीय सदिश कहलाता है, इर्रोटेशनल वेक्टर कहलाता है। फिर आता है बल द्वारा किया गया कार्य। अब बल द्वारा किया गया कार्य कैसे? ये सपोज कोई कर्व दे दिया, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है ए, पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं इसका आर है। अब दोबारा से, ये कर्व दे रखा है सी और इस पर कोई पॉइंट है कैपिटल ए जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब कोई भी फोर्स है एफ, वो फोर्स एफ इस कण, यहाँ पे कोई कण है, उसको इस कर्व के अलोंग डिस्प्लेस करता है। सपोज मिनिमम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एस आ गया, तो इस वक्र, इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो पहले तो बल का इस वक्र के अनुदिश घटक लें
और वक्र के अनुदिश घटक क्या बताया था, एफ डॉट यूनिट वेक्टर क्या आता है, डी आर ओवर डी एस। दोबारा से अपन क्या देख रहे हैं, बल द्वारा किया गया कार्य। मान लिया बल तो क्या है, कैपिटल एफ है, और ये कर्व दे रखा है, वक्र के अनुदिश है, ये कर्व दे रखा है, इसका नाम कैपिटल सी है, इस पे एक पॉइंट दे दिया कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर आर है। अब इस वक्र के अनुदेश इस पॉइंट पर कोई कण है और उसको छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस मूव करा देता है, तब इस बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब जब कर्व के अलोंग विस्थापन होगा तो दिशा कैसे लेते हैं, स्पर्शी की दिशा में, तो बल का स्पर्शी की दिशा में घटक लें अपन, वो क्या आएगा, बल इंटू स्पर्शी की दिशा में यूनिट वेक्टर, तो वो तो ये आ गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एस हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर या डेल्टा आर कह सकते हैं, एफ डॉट डेल्टा आर। और अगर कंप्लीट वर्क डन की बात करें तो कंप्लीट वर्क डन कितना हो जाएगा, इस कर्व के चारों ओर ले लेंगे अपन एफ डॉट डी आर, सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने का मतलब समीशन यानी कि इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी, ये बल एफ द्वारा किया गया कार्य हो गया। दोबारा से ये कर्व दे रखा है, इसका नाम सी है, इस पर कोई पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, और इस पर कोई पार्टिकल है। अब ये फोर्स एफ दे दिया, एफ के द्वारा कण ए से थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, कितना डिस्प्लेस होता है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, डेल्टा एस। तब इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। चूंकि कर्व के अलोंग विस्थापित हो रहा है तो कर्व के अलोंग ही अपन ने क्या किया, बल का घटक लिया, और वक्र के अनुदिश घटक का मतलब है किसी भी बिंदु पर स्पर्शी के अनुदिश घटक, तो एफ डॉट डी आर ओवर डी एस हो गया, तो ये तो बल का घटक हो गया, इंटू विस्थापन वो डेल्टा एस हो गया, यानी कि एफ डॉट डी आर ही आ गया। और टोटल वर्क पूछें तो टोटल वर्क यानी कि पूरे कर्व पे जहाँ भी दे रखा होगा कर्व के अलोंग, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर ही आ गया। इंटीग्रेशन भी क्या है, समीशन ही है, तो इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य, माना बल एफ एक कण पर कार्यशील है तथा कण को बिंदु ए, ब्रैकेट में आर लिखा है, ब्रैकेट में आर यानी कि हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, जिसका स्थिति सदिश आर है, से एक वक्र सी के अनुदिश विस्थापित करता है, तब वक्र सी पर कण के लघु विस्थापन डेल्टा एस के दौरान बल एफ द्वारा किया गया कार्य, बल का वक्र के अनुदिश घटक एफ डॉट डी आर ओवर डी एस इंटू विस्थापन वो डी एस, तो एफ डॉट डी आर हो गया। और बल एफ द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी, जो अपन डिस्कस कर रहे थे वही लिख दिया। एक बार और पढ़ लेते हैं। वर्क डन बाई ए फोर्स, लेट फोर्स एफ एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड इट डिस्प्लेसेस द पॉइंट ए अलोंग ए कर्व सी। The work done by the force F in a small displacement delta S along the curve C will be F dot dr over ds into ds. F dot dr over ds means component of force F along the curve, or you can say along the tangent at that point of the curve, into ds, वो F dot dr आ गया, and complete work done by the force F equal to integration of F dot dr along the curve C. ये complete work done की बात हो गई। अब ये एग्जाम्पल दे दिया है सी पे डिपेंड, वो कह रहा है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी का मान ज्ञात कीजिए। अगेन इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर वेयर एफ इक्वल टू, जहाँ एफ कितना है, जहाँ एफ बराबर दे रखा है एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर टाइम्स जे कैप, तथा वक्र सी एक्स अक्ष पर एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 4 तक एवं रेखा एक्स बराबर 4 पर वाई बराबर 0 से वाई बराबर 12 तक है। अगेन एंड सी इज द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 2 टू एक्स इक्वल टू 4 ऑन द लाइन एक्स इक्वल टू 4 फ्रॉम वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 12। देखें इसका कर्व बनाए अपन, कर्व जो जैसा ऐसा कह रहा है वैसे ही ले लेते हैं। ये तो ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये 1 2 3 4, ये लाइन एक्स इक्वल टू 4 हो गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वक्र सी कौन सा है, एक्स अक्ष पर एक्स बराबर 2 से एक्स बराबर 4 तक, ये एक्स बराबर 2 और ये एक्स बराबर 4 तो यहाँ पर आ गए,
एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, और बाई एक्सिस पे कितना चलेंगे, y बराबर 0 से y इक्वल टू 12 तक। तो ये y इक्वल टू 12 तक यहाँ आ गए। ये y इक्वल टू 12 पॉइंट है, ये यहाँ पर पॉइंट y इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 4, यानी ये जो पॉइंट है वो 4,0 है, और ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कौन सा है, 4,12 है। तो ये जो ब्लैक लाइन से बना दिया ये कर्व C है। दोबारा से फंक्शन दे रखा है आपको, वो कह रहा है इवेलुएट द इंटीग्रल f डॉट डी आर अलोंग द कर्व C, यानी वक्र C के अनुदेश f डॉट डी आर का मान ज्ञात कीजिए। f कितना है, x बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, और वक्र C कौन सा है, वक्र C ये बना रखा है, वो कह रहा है x एक्सिस पर तो x बराबर 2 से x बराबर 4 तक चले, और x बराबर 4 लाइन है उस पर y बराबर 0 से y बराबर 12 तक चले। तो जो ब्लैक वाला जो बना दिया है, और मैं डार्क कर दूं इसको थोड़ा सा, ये आपका कर्व है, ये कर्व C है इस तरह से। तो इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करना है, तो वो इंटीग्रेट तो जानते हैं अपन, f डॉट डी आर, उस इंटीग्रल को लिख देते हैं। दिया समाकल कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर एलोंग द कर्व C। अब f की वैल्यू रख दें और dr की वैल्यू रख दें। f की वैल्यू कौन सी है, f आपको दे रखा है, f क्या दे रखा है, x बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, तो यही लिख देते हैं। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर। अब चूंकि सारा कर्व कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड तो 0 होगा, तो अपन क्या लिख दें, सिर्फ ये लिख दें डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो कितना आ जाएगा यहाँ, एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई एलोंग दी कर्व C। लेकिन जो C कर्व दे रखा है ये दो वक्रों से मिलके बन रहा है। देखें कौन कौन से वक्र हैं, एक तो एक्स अक्ष है और एक आपकी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष के समांतर रेखा है। तो अपन ऐसा करते हैं, दोनों के नाम दे देते हैं फिर अपन। ये वाली लाइन है, ये वाली, इस लाइन यहाँ से यहाँ तक का तो नाम दे देते हैं C1, और यहाँ से यहाँ तक का जो वक्र है इसको नाम दे देते हैं C2। एक C1 और एक C2। तो अपन ऐसा करते हैं, दो कर्वों के अनुदिश करेंगे फिर इसको। कर्व कौन सा है आपका, अब अगर एक ही समीकरण होती तो एक ही ले लेते, लेकिन ये दो वक्रों से मिलके बन रहा है। एक तो एक्स अक्ष का पार्ट, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, और ये एक्स वाई अक्ष के समांतर रेखा है, x बराबर 4, उस पर है वो y बराबर 0 से y बराबर 2 तक। तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो इसको लिख देते हैं, ये एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एलोंग दी कर्व C1, और प्लस इसी को दोबारा लिख देते हैं, एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एलोंग दी कर्व C2। अब C1 कर्व कौन सा है, C1 कर्व मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ फिर। C1 क्या है, एक्स अक्ष क्या है, y बराबर 0, और y बराबर 0 पर क्या आ जाएगा अपने पास, वो x बराबर 2 से x बराबर 4 तक है। ये तो पहला कर्व हो गया। और C2 दूसरा कर्व कौन सा है, लाइन है x बराबर 4, और x बराबर 4 से वैल्यू कितनी है, y बराबर 0 से y बराबर 12। दोबारा देख लें, जो आपको बताया गया है वही लिखा है। कौन सा कर्व है, एक तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की समीकरण क्या होती है, y बराबर 0 होती है, और एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है दोबारा बता देता हूँ अभी। x बराबर 2 से x बराबर 4 तक फिगर देखते हैं। फिर y अक्ष के समांतर रेखा है x बराबर 4,
उस पर बाई कमान कहाँ जा रहा है, 0 से 12 तक। देखो ये दोबारा देख लेते हैं आप क्वेश्चन में कह रहा है समाकल बल्कि लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर एलोंग द कर्व सी का मान ज्ञात कीजिए। सी वक्र कहाँ है, देखो सी में दोबारा निशान लगाता हूँ आपको। सी वक्र एक्स अक्ष पर x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, तो x बराबर 2 से x बराबर 4 तक ले लिया। एवं रेखा x बराबर 4 पर y बराबर 0 से y बराबर 12 तक, ये x बराबर 4 लाइन हो गई। कहाँ है, y अक्ष के समांतर है। कहाँ जा रहा है, y बराबर 0 से y बराबर 12 तक। अंतिम बिंदु 4,0 और ये वाला पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,0। ये तो ये आपके जो कर्व दे रखा था वो था। तो अपन जब इस इंटीग्रल को कर रहे थे, देखो दोबारा से अपन ने क्या किया, सीधा सीधा लिख दिया समाकल एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू रख दी, क्या वैल्यू रख दी, जो दे रखी थी आपको, एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर। डी आर को क्या लिखा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब जेड क्यों नहीं लिखा, जेड इसमें है ही नहीं, एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे तो जेड 0 होता है, तो जेड है ही नहीं, तो अपन ने जेड वाली टर्म नहीं लिखी। अब चूंकि अब डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी वाई एलोंग दी कर्व सी। अब सी चूंकि दो वक्रों से मिलके बन रहा है, तो इस इंटीग्रल को भी 2 पार्ट में कर लिया। C1 कौन सा, एक्स अक्ष वाला, और C2 जो वाई अक्ष के पैरेलल है वो वाला। अब देखें C1 में क्या है, y बराबर 0 दे रखा है, तो जो दे रखा है उनकी वैल्यू लिखते जाते हैं अपन। अब C1 वाले में यहाँ y बराबर 0 लिख देते हैं। अब ये x इंटू 0 इंटू डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 और y 0 है तो डी वाई भी 0। तो पहला वाला इंटीग्रल तो ये हो गया, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, क्योंकि x अक्ष है, x अक्ष का मतलब उसकी समीकरण y बराबर 0, y बराबर 0 है तो डी वाई बराबर भी 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब सेकंड कर्व लेते हैं, वो कौन सा है, x बराबर 4, तो यहाँ x बराबर 4 लिख देते हैं। y ऐसे कैसे, फिर x बराबर 4 है तो dx फिर 0 हो गया, तो ये 0 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, x बराबर 4 है तो 4 स्क्वायर 16 लिख दिया। फिर वाई स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दे दिया, और डी वाई। दोबारा देख लें एक बार शुरू से, इसमें क्या क्या लिखा है आपने, अपने पास था C1 वक्र के अनुदिश था एक्स बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो C1 कौन सा था, एक्स अक्ष पे क्या होता है, y बराबर 0, तो यहाँ जहाँ y था 0 लिख दिया। y 0 है तो डी वाई भी 0 होगा, y बराबर 0 यानी कि y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो y और डी वाई की जगह 0 लिख दिया। तो पहला इंटीग्रल तो ये हो गया जो सारा का सारा ये 0 के बराबर आ गया। प्लस अब सेकंड इंटीग्रल में C2 के अनुदिश है, C2 क्या है, x बराबर 4, तो जहाँ भी x है वहाँ 4 लिख देते हैं, x बराबर 4। y ऐसे कैसे लिख दिया, x बराबर 4 है तो dx 0 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फिर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर लिख दिया। मैं इसको 16 की बजाय 4 स्क्वायर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया। अब बाई C2 कर्व के अनुदिश बाई का मान कितना था, 0 से 12, तो बस अब ये इंटीग्रल कितना हो गया एलोंग C2, ये तो पहली वाली टर्म 0 हो गई, वो 16 प्लस वाई स्क्वायर ये डी वाई, और y का मान आ गया यहाँ पर फिर 0 से लेके 12 तक। अब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। 16 का इंटीग्रल कितना आएगा, वो तो हो गया 16 इंटू बाई, और y स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया y क्यूब अपॉन 3, और लिमिट कितना 0 से 12। अब वैल्यू रख दी 16 इंटू बाई का मान रखा 16, तो 16 यानी कि 160 और 32 192 हो गया ये, प्लस 12 क्यू, तो 12 क्यू 12 अपॉन 4 12 अपॉन 3 4 आ गया, और 12 बार 144 गुणा 4, तो हो गया 560 16 यानी कि 576 आ गया।
तो ये कितना आ गया, फिर यहाँ पे 576 इसको जोड़ देते हैं, ये 6 यानी कि ये 7 7 और एक 6 और एक ये 8, ये आया। चेक कर लेंगे और आंसर अभी तो देखें, दोबारा से समझ लें एक बार, कॉन्सेप्ट दोबारा समझते हैं, फिर आंसर वैसे तो छोटी कैलकुलेशन है, सब सही सही हुई है, एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर का मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी वेयर एफ, जहाँ एफ कितना दे रखा था, एक्स बाई आई कैप प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जे कैप, and curve C is the x-axis from x equal to 2 to x equal to 0 and the line x equal to 4 from y equal to 0 to y equal to 2। यानी कि ये कर्व दे रखा था आपको, x अक्ष का हिस्सा कौन सा था, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक, और y के पैरेलल लाइन थी x बराबर 4, इस पर y बराबर 0 से y बराबर 12 थी, ये आया। तो ये कर्व ले लिया। अब अपन एफ डॉट डी आर का मान निकालते हैं। क्या किया आपने, जो इंटीग्रल दे रखा था इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू रख दिया आपने एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जे कैप, डॉट डी आर की वैल्यू रख दी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, दोनों के डॉट प्रोडक्ट से लिख लिया एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी वाई। अब चूंकि जो कर्व सी था दो लंबवत रेखाओं से मिलकर बन रहा था, इसलिए अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहली वाली जो रेखा थी एक्स अक्ष से, उसको C1 माना और x बराबर 4 थी, इसको C2, तो C1 के अलोंग और C2 के अलोंग। C1 क्या है, y बराबर 0 और y बराबर 0 पर x बराबर 2 से x बराबर 4 तक का हिस्सा था। C2 क्या है, x बराबर 4, इस पर भी y बराबर 0 से y बराबर 12 तक का हिस्सा था। अब दो पार्ट में कर दिया। अब C1 वाले कर्व पर y की वैल्यू रखी, x इंटू बाई बराबर कितना था 0, तो बाई की जगह 0 लिख दिया। सेकंड ब्रैकेट में भी बाई स्क्वायर की जगह 0 और डी बाई की जगह भी 0। फिर दूसरा इंटीग्रल कौन से कर्व की अनुदिश है, C2 के अनुदिश, C2 के अलोंग। C2 कौन सा था, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 लिख दिया। बाई ऐसे कैसे रखा, x 4 है तो dx भी 0 हो गया। फिर सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर लिखा प्लस बाई स्क्वायर डी बाई, ये आ गया। अब बस पहले इंटीग्रल की टर्म तो सारी 0 आ गई और दूसरे वाले में 16 स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी बाई आ गया। इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट 0 से 12 लगा दी, तो वो आ गया 16 का इंटीग्रल 16 बाई प्लस बाई क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 टू 12। अब 16 बाई 16 इंटू 12 192 प्लस बाई क्यूब का मतलब हो गया 12 इंटू 12 अपॉन 3 था, तो 12 अपॉन 3 4 हो गया, 12 12 144, 144 गुणा 4 576 आ गया। 44 गुणा 4 176 और वो 100 400 तो 576 आ गया। 576 और 192 768। वैसे सही कैलकुलेशन की है, फिर भी एक बार आप चेक कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये लाइन इंटीग्रल वाला क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 81, एक कण को वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, y बराबर 2t स्क्वायर, z बराबर टी क्यू पर बल क्षेत्र F बराबर 3x बाई आई कैप माइनस 5j जे कैप प्लस 10x के कैप में t बराबर 1 से t बराबर 2 तक चलने में किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड गिवन y F इक्वल टू दिस along द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू 2t स्क्वायर, z इक्वल टू टी क्यू फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। अब ये कोई भी कर्व दे दिया और कर्व पे ये t बराबर 1 से t बराबर 2 तक कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, विस्थापित हुआ है, तो आपको कार्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन किया गया कार्य आप जानते हैं किससे देते हैं अपन, इंटीग्रल से। लाइन इंटीग्रल यानी कि एफ डॉट डी आर एलोंग द कर्व सी, ये है सी कर्व आपको दे रखा है, सी पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, जहाँ सी बराबर क्या ले लेंगे अपन, वेक्टर आर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप एक्स आई कैप, आर बराबर कितना होता है एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप,
तो आर आपने लिख दिया, आर वेक्टर एक्स आई कैप, एक्स की जगह क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, बाई की जगह क्या है 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर जे कैप, और इसके लिए क्या है जेड के लिए टी क्यूब, तो टी क्यूब के कैप ये आएगा। तो आर ये दे रखा है, आर से फिर अपन डी आर निकाल लेंगे इसी से और इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, फिर अगले पेज पर लेते हैं। किया गया कार्य वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर एलोंग द कर्व सी। तो अपन क्या लिखते हैं, एफ की वैल्यू लिख देते हैं पहले, जो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है वो देखते हैं पिछले पेज से आप। 3x बाई आई कैप, 3x बाई आई कैप माइनस 5z जे कैप, देखें 5z जे कैप प्लस 10x के कैप प्लस 10x के कैप, ये लिखा डॉट डी आर। और डी आर बराबर क्या होता है, डी आर आप जानते हैं, सिंस डी आर बराबर है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये डी आर होता है। तो डी आर की वैल्यू लिख देते हैं फिर। लेकिन आपको क्या क्या दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1, वाई बराबर दे रखा है, देखिए एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, वाई बराबर 2t स्क्वायर, जेड बराबर टी क्यू, जेड बराबर टी क्यू। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए डी आर के लिए क्या लिखना है आपको, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ एक्स कितना है टी स्क्वायर प्लस 1, तो डी एक्स कितना हो जाएगा 2t dt, 2t dt आई कैप। अब dt को अपन आउटसाइड लिख देंगे एक साथ, तो ये 2t आई कैप हो गया। बाई कितना है 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो कितना हो गया 4t dt, और जे कैप dt फिर आउटसाइड लिखेंगे। फिर उसके बाद z कितना है t क्यूब, z बराबर ये टी क्यूब है, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया फिर 3t स्क्वायर, और dt को आउटसाइड लिख देते हैं अपन dt। और t का मान कितना था अपने पास, अच्छा यहाँ भी लिखना पड़ेगा, चलो लिखेंगे अगली बार लिख देंगे, अलोंग द कर्व सी है ये। अब यहाँ या एक स्टेप है आप डी एक्स आई वो लिख सकते थे, चलो एक स्टेप फिर यहाँ चेंज ही कर देता हूँ, अगले स्टेप में चेंज कर देंगे। ये हो गया आपका डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। अब सभी की वैल्यू रखते जाते हैं। थ्री एक्स बाई कितना आ गया, एक्स की जगह क्या लिखा आपने टी स्क्वायर प्लस 1, तो 3t स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना है 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 5z, जेड कितना है टी क्यूब जे कैप। आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डी एक्स डी आई वाली टर्म मल्टीप्लाई करते जाएं, डेरिवेटिव लिखते जाएं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए सारे स्टेप लिख रहा हूँ। जेड के लिए टी क्यू लिख दिया प्लस 10x कितना हो गया फिर टी स्क्वायर प्लस 1 के कैप, और t की वैल्यू क्या है 1 से लेके 2 तक है, तो 1 to 2 लगा दी। अब यहाँ उसकी वैल्यू रखते हैं dx dy dz, डॉट लगा दिया। dx कितना आ जाएगा 2t, x बराबर कितना था t स्क्वायर प्लस 1, तो dx कितना हो गया 2t आई कैप। dy बाई बराबर 2t स्क्वायर है, तो dy कितना हो गया 4t, और dt आउटसाइड लिखेंगे जे कैप प्लस जेड कितना है टी क्यू, तो वो हो गया 3t स्क्वायर के कैप, और ये आउटसाइड लिख दिया आपने dt। तो अब ये बन गया। अब इसमें पहले तो क्या करें, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये वाली टर्म ले लें, क्योंकि बाकी जो और टर्म है वो तो सब जीरो हो जाएंगी।
तो इनको लिखते हैं अपन फिर। देखिए क्या हुआ, 2t आई कैप वाली टर्म थी, ये 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 6, और t वहाँ है, t वहाँ से भी आया, 2 वहाँ से भी आएगा, तो ये 6 इंटू 2 12 कर देता हूँ एक साथ। ये हो गया देखिए 12, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर हो रहा, टी स्क्वायर हो रहा, टी स्क्वायर इंटू 2 टी क्यू, और टी स्क्वायर इंटू टी क्यू टी टू दी पावर 5 प्लस 1 इंटू टी क्यू वो टी क्यू, और 12 आउटसाइड रहा। दोबारा से देख लें, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से प्रोडक्ट कर रहे हैं, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, वो टी इस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, टी क्यू हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी क्यू, एंड की टी स्क्वायर इंटू टी क्यू टी टू दी पावर 5 1 इंटू टी क्यू, ये आ गया। अब माइनस जे वाली टर्म का लेते हैं, यहाँ 5 है वहाँ 4 है, तो 5 इंटू 4 20 विद नेगेटिव साइन, टी क्यूब और टी, ये टी टू दी पावर 4 हो गया। फिर के वाली टर्म का के वाली टर्म से करेंगे, वहाँ 3 है यहाँ 10 है, तो कितना हो गया ये 30, और टी स्क्वायर है वहाँ पर ये 3t स्क्वायर था, ठीक है, और टी स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो गया ये t4 प्लस टी स्क्वायर, और ये करली ब्रैकेट बना देते हैं, और ये dt लिमिट 1 to 2। अब समान घात वाली जो टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं अपन। हाँ देखिए, टी टू दी पावर 5 सिर्फ एक ही जगह है, टी टू दी पावर 4, तो एक साथ लिख लेते हैं फिर इनको। देखिए क्या हो गया, इंटीग्रेशन 12 टी टू दी पावर 5, टी टू दी पावर 5 वाली टर्म आ गई। अब टी टू दी पावर 4 वाली टर्म लेते हैं, ये 30 टी टू दी पावर 4 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 आ गया, 10 टी टू दी पावर 4। टी क्यूब वाली टर्म लेते हैं, 12 टी क्यूब आ गया। फिर टी स्क्वायर वाली टर्म लेते हैं, वहाँ से 30 टी स्क्वायर आ गया। वैसे आसान कैलकुलेशन चल रही है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने आप ही चेक करना है फिर बाद में। मैं पैटर्न बता रहा हूँ। हाँ, तो अब ये कौन सा हो गया, अब इसका एक बार और चेक कर लें, चलो फिर कर लेंगे, पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो 12, अब टी टू दी पावर 5 का इंटीग्रल किया, टी टू दी पावर 6 अपॉन 6, 12 इंटू टी टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस 10 टी टू दी पावर 4 का किया, टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस 12 टी टू दी पावर 3 का किया, टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस 30 टी टू दी पावर 3 का टी टू दी पावर नहीं टी स्क्वायर का टी टू दी पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट लगा दिया आपने। लिमिट क्या है 1 to 2। अब देखते हैं, 12 अपॉन 6 ये तो 2 हो गया, और 2 to दी पावर 6 64, 2 इंटू 2 2 to दी पावर 6 यानी कि 4 4 4 64 हो गया। 64 माइनस 1 ये आ गया, प्लस 10 अपॉन 5 ये 2 हो गया, 2 to दी पावर 5 2 to दी पावर 5 32, और माइनस 1 to दी पावर 5 1, 12 अपॉन 4 3, फिर 2 to दी पावर 3 वो 2 to दी पावर 4 16 माइनस 1, प्लस ये 10 2 to दी पावर 3 8 माइनस 1, ये आ गया। अब ये आप इसको कैलकुलेशन कर लें, देखो कितना हो गया। पहले तो 64 माइनस 1 63, 63 इंटू 2 यानी कि 126, प्लस माइनस साइन कोई नहीं है, एक माइनस साइन था पहले, माइनस 20 टी टू दी पावर 4 था प्लस 30, अच्छा वो 10 आ गया, ठीक है। 31 माइनस 2 यानी 32 माइनस 1 31, 31 इंटू 2 62, 15 इंटू 3 45, और ये 7 इंटू 10 70, तो हो गया 62853 184 12 12 और 18 18 और ये 3303, ये आ गया। वैसे तो सारी सिंपल कैलकुलेशन थी, छोटी छोटी, लेकिन लेंथी काफ़ी हो गई है, तो कहीं कोई मिस्टेक हो तो एक बार आप दोबारा चेक कर लेंगे। अब मैं स्टार्टिंग से दोबारा बताता हूँ आपको एक बार। क्या था क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन था, एक कण को वक्र इस पर बल क्षेत्र F में t बराबर 1 से t बराबर 2 तक चलने में किया हुआ कुल कार्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड गिवन बाय दिस
along the curve this from t equal to 1 to t equal to 2। तो किया गया कार्य आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर एलोंग द गिवन कर्व। सी कौन सा था? सी की प्राचलिक इक्वेशन दे रखी थी, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, वाई बराबर टू टी स्क्वायर, जेड बराबर टी क्यू। तो उससे आपने ये वेक्टर इक्वेशन लिख ली। क्या आ गया? वेक्टर आर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यू के कैप, और t बराबर 1 से t बराबर 2 तक मूव कर रहा है। तो इसमें आपने f और dr की वैल्यू रख दी। पहले dr क्या होता है? dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो तीनों वैल्यू आपने यहाँ रख दी। ये किया हुआ वर्क डन अपन ने एफ डॉट आर फॉर्मूला लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट आर एलोंग द कर्व सी। एफ की वैल्यू रखी आपने 3x बाई आई कैप माइनस 5z जे कैप प्लस 10x के कैप। फिर डॉट डी आर की वैल्यू रखी dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अब जो x और y की वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी अपने पास? टी स्क्वायर प्लस 1। x जब टी स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ से dx कितना आ गया? dx आ गया 2t dt। y आपका 2t स्क्वायर है तो dy कितना आ गया? dy बराबर आ गया आपके पास 4t dt। और जब z बराबर टी क्यू है तो dz कितना आ गया? dz बराबर आ गया 3t स्क्वायर dt। ये आ गया। तो बस अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये x बाई जेड और dx dy dz सभी की वैल्यू रख दी। दो एक्सप्रेशन आ गए, दोनों में फिर डॉट प्रोडक्ट हो रहा था, बीच में दो वेक्टर वाले एक्सप्रेशन आ गए, फिर डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास फाइनली ये यहाँ बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 12t टू द पावर 5 प्लस 10t टू द पावर 4 प्लस 12t क्यू प्लस 30t स्क्वायर dt। अब इसमें आप सबका इंटीग्रल कर सकते हैं। t टू द पावर 5 का इंटीग्रल t टू द पावर 6/6, t टू द पावर 4 का इंटीग्रल t टू द पावर 5/5 और t क्यूब का इंटीग्रल t टू द पावर 4/4, t स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यू/3। जो कोफिशिएंट लग रहे थे वो ऐसे कैसे रखे। फिर लिमिट t की वैल्यू क्या थी? वो लिमिट से लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। पहले सारे जो एक्सप्रेशन का मान 2 पर और फिर -1 पर निकाला, सॉल्व किया, 303 के बराबर आ गया। तो इस तरह से ये वर्क डन 303 यूनिट के बराबर आ गया। तो बस आपको क्या है, रूटीन तरीके से क्वेश्चन करने, बस उसमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें वैल्यू रखती जानी है जो भी दे रहा है और आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82, यदि f बराबर x बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप तथा c बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर बिंदु 2,0 से बिंदु 4,12 तक की चाप है, तो इंटीग्रल f डॉट डी आर बराबर कितना है? अगेन इफ f इक्वल टू दिस एंड c ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कौन सा कर्व है? ये पैराबोला होता है। x बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर -4 आएगा। x की जगह -x रखेंगे, कोई अंतर नहीं है, तो यानी कि ये तो आपकी बाई एक्सिस हो गई और ये जो पॉइंट है ये 0,-4 आ गया। बाई एक्सिस पे क्या होता है? बाई एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 लिखेंगे, y इक्वल टू -4 ये कर्व है। और कहाँ से ले रहा है? फ्रॉम 2,0 x बराबर 2 पे 0, तो 2,0 तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2,0 से 4,12 तक एक थोड़ा सा ऐसे कर दें और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं। हाँ, अब देखिए कर्व कौन सा बन रहा है आपका। 2,0 तो ये वाला पॉइंट है और 4,12 सपोज यहाँ पहुँच गया। ये 2,0 से 4, फिगर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी फिगर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको बताया है कि कौन सा है। 22 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये कर्व दे रखा है। ये कर्व आपकी जान पहचान वाला कर्व है, इसलिए मैंने बना दिया है। यहाँ की क्वेश्चन में बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि फिगर की आवश्यकता हो। तो 22 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर एक चाप ले लिया 2,0 से 4,12 तक। तो ये जो गहरा काला बना दिया है ये वाला आपका कर्व है। हाँ, दोबारा से फिर क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि f बराबर ये तथा वक्र c y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर बिंदु 2,0 से बिंदु 4,12 तक की चाप है तो f डॉट डी आर बराबर कितना है ये निकालिए। अगेन इफ़ f इक्वल टू एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स जे कैप एंड c ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम द पॉइंट 2,0 टू द पॉइंट 4,0 आर्क अप टू देन इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी, ये निकालना है आपको। तो देखें कैलकुलेट करते हैं इसको जैसे पहले किया था उसी तरह से। दिया समाकल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी, तो एफ लिख दिया, एफ क्या दे रखा है वो लिख देते हैं। एफ दे रखा है आपको एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप और डॉट डी आर आप जानते हैं फिर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये डी आर हो गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें आप अलोंग द कर्व सी, नाम सी दे रखा है सी लिख देते हैं। आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से किया तो क्या होगा एक्स बाई डी एक्स प्लस जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से किया कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई, ये हो गया अलोंग द कर्व सी। अब देखें आपको क्या दे रखा था, वक्र कौन सा दे रखा है सी वक्र दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा अपने पास 2x इंटू डी एक्स, और x का मान कितना है वहाँ पर, ये पॉइंट दे रखा था तो पॉइंट ही लिख देता हूँ मैं। पॉइंट आपको दे रखा है a पॉइंट तो है 2,0 और b पॉइंट दे रखा है 4,12। आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट इसी कर्व पर हैं। x बराबर 2 लिखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ रहा है 2,0। x बराबर 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12, तो यानी कि 4,12 दोनों ही इस कर्व के ऊपर है। अब ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। देखिए x ऐसे कैसे रहने दिए आपने, dx की जगह क्या लिख दिया, नहीं y की जगह क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, dx ऐसे कैसे रहने दिया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ ऐसा करते हैं फिर इसमें y के रेस्पेक्ट में कर देंगे दूसरे वाले को, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर रखते हैं तो y प्लस 4, तो ये कितना हो गया y प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर डी बाई। आप घर पे दूसरे मेथड से भी करेंगे, दूसरे मेथड से कैसे, यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर और डी वाई के लिए लिख देते हैं 2x dx, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो एक ही आएगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया आपने, ये तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x dx। x की वैल्यू कहाँ है दोनों पॉइंट पर, x का a पॉइंट पर x बराबर 2 है और b पॉइंट पर x बराबर 4 है, तो x वेरीज फ्रॉम 2 टू 4। फिर दूसरा इंटीग्रल ये कितना हो गया y स्क्वायर प्लस y प्लस 4 डी बाई, y की वैल्यू कितनी है, a पॉइंट पर y बराबर 0 और b पॉइंट पर y बराबर 12 है, तो ये 0 से 12 हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रल कितना हो गया एक्स टू द पावर 4/4, 4x का इंटीग्रल कितना हो गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2x स्क्वायर, लिमिट 2 to 4 लगा दी, प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रल किया y क्यूब अपॉन 3, y का इंटीग्रल हुआ y स्क्वायर अपॉन 2 और 4 का इंटीग्रल हुआ 4y, लिमिट 0 to 12, ये आ गया। अब यहाँ लिमिट लगा देते हैं अपन, लिमिट लगाते हैं, देखें x टू द पावर 4 का कितना है 4 लगाया तो 4 टू द पावर 4/4 4 टू द पावर 3 यानी कि 64 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर ये 32, ये तो 4 पर वैल्यू हुई और माइनस 2 पर लगाते हैं 2 टू द पावर 4 16 16/4 4 आ गया, माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 8 आ गया।
तो ये तो पहली वाली टर्म रही, प्लस अब दूसरी वाली देखते हैं। बाई की वैल्यू लगाइए आपने, बाई बराबर 12 है तो 12 इंटू 12 इंटू 12/3, 12/3 4 और 144 अभी पहले किया था 576 प्लस 12 स्क्वायर 144/2 72 और प्लस 12 इंटू 4 48 और 0 से वो 0 आ गया। अब कैलकुलेट कर देते हैं। 64 माइनस 32 32 32 और माइनस माइनस प्लस 4 36 और यहाँ कितना आ गया 72 48 यानी 120 120 यानी कि हो गया 696 और ये कितना हो गया 662 732। अब देखते हैं 732 आ भी रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। 732 सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ, इनमें आंसर दे रखे हैं तो उनको चेक तो कर ही सकते हैं आप। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन 82, यदि f बराबर एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम जे कैप तथा c वक्र बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर बिंदु 2,0 से बिंदु 4,12 तक की चाप है, तब लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर का मान बताइए। बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 वक्र की आवश्यकता नहीं थी ड्रॉ करने की, मैंने सिर्फ इस वजह से कि आपकी जान पहचान वाला कर्व है इसलिए इसको ड्रॉ कर दिया। और कौन सा हिस्सा 2,0 से 4,12 तक का, तो ये सारा वक्र नहीं है अपना सी कौन सा है, इस वक्र का 2,0 से बिंदु, देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। वक्र सी कौन सा है, वक्र बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पर बिंदु 2,0 से बिंदु 4,12 तक की चाप है। मतलब इस पैराबोला पर सिर्फ x 2,0 से 4,12 तक का जो आर्क है वो वाला अपना कर्व है। तो इस पे आपको ये इंटीग्रल f डॉट डी आर कैलकुलेट करना था। तो देखें फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। दिया समाकल इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर लिखा, तो वो f की वैल्यू लिख दी आपने एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी आर क्या होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जेड वाली टर्म भी आती है लेकिन वो अपने पास एक्स वाई प्लेन में था नहीं तो अपन ने लिख दिया, पैराबोला दे रखा था अपना उसी प्लेन में। हाँ, अब डॉट प्रोडक्ट कर दिया आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से, तो वो आ गया एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब अपना कर्व दे रखा था बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो बाई के लिए आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, डी एक्स ऐसे कैसे रखा। सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब दो मेथड थे, एक मेथड से मैंने कर दिया, या तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हटा दें, एक्स स्क्वायर को बाई की पदों में रख दें, वही आपने किया। एक्स स्क्वायर बराबर बाई प्लस 4, तो बाई प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आ गया। आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ बाई की वैल्यू रख देते। बाई बराबर कहाँ से रखते हैं, बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, बाई स्क्वायर कितना आता एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर आता, और डी वाई के लिए 2x dx लिख देते, उससे कैलकुलेशन ज़्यादा होती इसलिए अपन ने नहीं किया। बाकी आप लोगों को करना है घर पे, जिससे कि पता पड़ जाए आपको कि जो किया जा रहा है सही किया जा रहा है। फिर अब बस दो इंटीग्रल बन गए। पहले वाले में x वाली लिमिट लगा दी 2 से लेके 4 तक, क्योंकि पॉइंट कौन सा था 20 से 4,12 तक, और इसमें बाई की लिमिट लगा दी 0 से 12 तक। सीधा इंटीग्रेट किया, कैलकुलेशन कर ली, और फिर आपने देखा कैलकुलेशन 732। ऑप्शन चूँकि मिल गया है तो अपन मान के चल रहे हैं कि सही आ गया है। बाकी दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, आप केयरफुली आप चेक करेंगे। तो उस तरह से ये इंटीग्रल की बात रही। तो इस तरह से इस क्लास में आपने आज लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट देखा, और उस पर कुछ क्वेश्चन वर्क डन भी है और भी है, तो वर्क डन का क्वेश्चन भी किया और लाइन इंटीग्रल का अभी 1-2 क्वेश्चन और करने हैं उसमें, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर आपको कहाँ आएंगे, एग्जाम में भी आते हैं, और जो अपन थ्योरम पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम और ये स्टोक्स थ्योरम, उनमें भी इंटीग्रल काम में आते हैं। तो आज क्लास में इतना ही करते हैं, और अगले क्वेश्चन फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।